गृह प्रवेश की रस्म के बाद प्रिया को एक कमरे में बिठा दिया गया था। उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, देखो बहू, आजकल की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं, लेकिन तुम मुझे जल्दी खुशखबरी सुना देना। मुझे तो पोता ही चाहिए, तो तुम भी खुशखबरी सुनाने में देर बिल्कुल भी मत करना। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर तुमने मुझे पोता दिया तो मैं तुम्हें खानदानी कंगन दूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। तो प्रिया हैरान रह गई कि अभी उसे इस घर में आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और उसे पोते की फरमाइश की जाने लगी। वो सोचने लगी कि क्या कंगन के लालच में मैं अपनी गृहस्थी शुरू होने से पहले ही मम्मी जी को पोता दे दूं? और फिर ये कैसी सोच है कि पोता ही होना चाहिए। खैर, उसने इन ख्यालों को झटक दिया, क्योंकि शुरुआत में ही वो ये सब सोचकर अपने नए रिश्ते के लिए अपने मन में कड़वाहट नहीं घोलना चाहती थी। वो सोचने लगी कि बाकी लोग कुछ भी कहें, मुझे तो ये देखना है कि मेरे पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पति की याद आते ही वो मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि रास्ते में जब वो पति के बगल में कार में बैठी हुई थी तो उसका पति पंकज बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि प्रिया को ऐसा लग रहा था कि उसका पति उसे खूब प्यार करेगा। घर में रिश्तेदार भरे हुए थे, तो कोई न कोई प्रिया के पास आकर बैठ जाता था और कुछ न कुछ हंसी मजाक करने लगता था। सभी लोग उसे इस बात के लिए छेड़ रहे थे कि आज उसकी सुहागरात है। उसके सुहागरात के कमरे को सजाने के लिए कह दिया गया था। डेकोरेशन वाले ने कमरे की खूब बढ़िया सजावट की थी। रात को जब प्रिया दूध का गिलास लेकर सुहागरात के कमरे में पहुंची तो कमरे की सजावट देखकर उसकी थकान दूर हो गई और बेला की खुशबू उसकी सांसों में भरते हुए वो सोचने लगी कि कमरा तो बिल्कुल ऐसे सजाया गया है जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं। क्या पति आकर वैसा ही प्यार भी जताएंगे? यही सब सोचती हुई वो बिस्तर पर बैठ गई। देर रात तक भी उसका पति कमरे में नहीं आया था। वो तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इधर प्रिया इंतजार करते करते थकान के मारे सो गई थी। आधी रात के बाद जब पंकज कमरे में आया तो प्रिया की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गई और अपना घूंघट ठीक करने लगी, लेकिन पंकज कमरे की सजावट देखकर गुस्से से बौखला उठा। वो प्रिया से गुस्से में कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो या कोठे वाली, इतने फूल सजाकर क्यों बैठी हो? प्रिया सकपका सी गई, क्योंकि उसने तो ये सजावट की ही नहीं थी। उसके पति ने सारे फूलों को नोचते हुए कहा, ये कमरा है या कोठा? मुझे तुमसे बस बेटा चाहिए, तुम्हारे तलवे नहीं चाटने वाला मैं। इतना कहकर उसने प्रिया को बिस्तर पर धकेल दिया और उस पर हावी होने की कोशिश करने लगा था। प्रिया तो अवाक सी रह गई थी। शादी की पहली ही रात उसका पति उसके साथ ये कैसा व्यवहार कर रहा है। उसके दिमाग में ये बात आ गई कि उसकी माँ ने विदाई के समय कहा था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर होगा और ससुराल में हर लड़की को थोड़े बहुत समझौते करने ही पड़ते हैं। शुरुआत में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हारा मन करेगा कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। अब इस परिस्थिति में प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खामोश रहे या विरोध करे। तब तक पंकज ने उसे बिस्तर पर नोचना शुरू कर दिया था। प्रिया को और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। अपने पति की इस हरकत की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने उसे जोरदार धक्का मारकर पंकज को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे कि पंकज एक दीवार से जा टकराया। चोट लगते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वो क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, अरे तू मेरी पत्नी है और मुझे खुश रखना तेरा फर्ज बनता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? प्रिया भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो भी गुस्से से बोली, और तुम भी मेरे पति हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? पति को तो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम तो खुद ही मुझे बेइज्जत करने पर तुले हुए हो। पंकज क्रोध से उसे झकझोरते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? प्रिया गुस्से से बोली, पत्नी हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इस्तेमाल करोगी। तुम तो मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कि तुम कोई पागल इंसान हो। पंकज ने आगे बढ़कर एक जोर का तमाचा प्रिया को मार दिया, तो प्रिया ने भी पलटकर ऐसा करारा वार उसकी गर्दन पर किया कि वो दर्द से बिलबिला उठा। तब पंकज ने अपनी चमड़े की बेल्ट उठाई और प्रिया की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने भी अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर में कस लिया और फुर्ती से लपकते हुए पंकज के पास गई और उसने ऐसा जोर का वार उसके हाथ पर किया कि बेल्ट उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गई और पंकज तुरंत ही अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली को पकड़कर
दर्द के मारे चीख उठा। प्रिया ने उसे जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा कि मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाने से पहले ये सोच लेना कि मैं कॉलेज में कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। ये सुनते ही पंकज के होश उड़ गए। वो घबराई हुई सी आवाज में बोला, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें कोई मार पिटाई करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। प्रिया ने व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? क्या तुम्हें केवल मार पिटाई खाने वाली लड़की चाहिए थी? कैसे मर्द हो तुम? एक तो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती हो और ऊपर से धोखेबाज हमें कह रहे हो। अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ बच्चू। तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश की है ना, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। अब पंकज की बोलती ही बंद हो गई थी। प्रिया अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसने तुरंत ही अपने पापा को फोन करके सब कुछ बताया। उसके पापा ने कहा कि बेटा, तुझे ऐसे घर में समझौता करके रहने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी शादी तेरी खुशियों के लिए करवाई थी, ना कि जिंदगी भर तुझे समझौता करने के लिए। इसलिए तुझे जो सही लगे तू वो कर। तेरा ये बाप तेरे साथ है। प्रिया की माँ ने तुरंत ही अपने पति के हाथ से फोन छीनते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को कुछ नहीं पता। औरतों को थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो कोई गलत कदम मत उठा लेना। तब प्रिया के पिता अशोक जी ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि यदि शादी की पहली रात मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही गंदा व्यवहार करता, क्या तब भी तुम समझौता करके जीने की कोशिश करती? तुम्हें मैंने इतने प्यार से रखा है, शायद इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी बेटी को वहां पर कितना कष्ट हो रहा है। अब प्रिया की माँ खामोश हो गई। प्रिया को अपने पापा का सपोर्ट मिल चुका था, इसीलिए अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया। जल्दी ही उन दोनों का तलाक हो गया। प्रिया मायके में आकर रहने लगी। कुछ लोग उसे ताने मारते थे कि वो अपनी शादी के एक दिन भी नहीं संभाल पाई। कुछ लोग प्रिया से सहानुभूति रखते थे, कुछ लोग उसे बेचारी समझते थे। लेकिन प्रिया को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अब केवल अपनी जिंदगी पर ध्यान देना था। प्रिया ने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। हालांकि घर में रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रिया खुद कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसके पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। जल्दी ही प्रिया को एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में एक नौकरी मिल गई थी। जब प्रिया तैयार होकर ऑफिस जाती थी तो मोहल्ले वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते थे। प्रिया के कानों में भी ये सारी बातें पड़ती थी, लेकिन वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। देखते ही देखते प्रिया को जॉब करते हुए 4 साल हो चुके थे। इसी बीच प्रिया के ऑफिस में नए बॉस का आगमन हुआ, जिसका नाम समर था। वो बहुत ही धीर गंभीर स्वभाव का था और वो किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था, बस अपने काम से मतलब रखता था। समर की पत्नी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी और तब से समर अकेला ही रहता था। जब समर को प्रिया के जीवन के बारे में पता चला तो उसे लगा कि दोनों के जीवन का दर्द लगभग एक सा ही है। इसीलिए धीरे धीरे वो प्रिया से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा था। एक बार प्रिया ऑफिस में देर तक काम कर रही थी कि तभी समर घर जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली हो गया था। केवल प्रिया ही काम कर रही थी। रात के 8 बजने वाले थे। समर ने कहा, प्रिया चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। प्रिया कहने लगी, सर आप चले जाइए, मुझे लगभग आधा घंटा और लगेगा। समर ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, इतनी रात को तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं भी थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। प्रिया असमंजस भरी नजरों से उसे देखने लगी। पूरे ऑफिस में ये बात मशहूर थी कि समर बस अपने आप में ही डूबा रहता है, लेकिन आज वो प्रिया की परवाह कर रहा था तो प्रिया एक अनछुए एहसास से भीगने लगी थी। समर उसकी बगल वाली टेबल पर बैठ गया। उसने चपरासी से 2 कप कॉफी मंगवा ली थी। प्रिया फटाफट अपना काम निपटा रही थी। काम खत्म होने के बाद जब वो लोग बाहर निकले तो रिमझिम बारिश होने लगी। प्रिया कार तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी भीग गई थी। समर आज न जाने क्यों बार बार उसकी ओर ही निहार रहा था। प्रिया थोड़ा सकुचाई हुई सी कार में उसके साथ बैठी हुई थी। समर ने उसे पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचा दिया। रास्ते में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी प्रिया का मन ना जाने कैसा कैसा हो रहा था। जब समर उसे घर पहुंचाकर वापस जाने लगा तो प्रिया ने कहा, सर आप पहली बार मेरे घर तक आए हैं, चलिए ना 1 कप चाय पी लीजिए।
समर संकोच के कारण मना करने लगा, लेकिन मन ही मन वो भी प्रिया के साथ थोड़ा और समय बिता लेना चाहता था। इसीलिए थोड़ी देर तक ना नुकुर करने के बाद वो भी प्रिया के साथ घर के अंदर पहुंच गया। प्रिया के मम्मी पापा ने बहुत उत्साह के साथ समर का स्वागत किया और प्रिया की माँ चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और प्रिया अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। जब वो हल्के रंग के सलवार सूट पहनकर हॉल में आई तो समर की नजरें उस पर ही ठहर गई थीं। उन नजरों में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर प्रिया भीतर तक सिहर गई। तब तक समर की माँ चाय लेकर आ गई थी। सबने साथ बैठकर चाय पी। प्रिया की माँ समर से जिद करने लगी कि आप अकेले रहते हैं, इतनी रात को खाने पीने की व्यवस्था करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आज खाना हमारे साथ ही खा लीजिए। समर इनकार कर रहा था, लेकिन फिर प्रिया ने भी उसे रुकने को कहा। तब समर इनकार नहीं कर पाया और उसने सबके साथ बैठकर खाना भी खाया। एक ही मुलाकात में वो उन लोगों के काफी करीब आ गया था और प्रिया के तो बिल्कुल दिल में ही उतर गया था। समर की आंखों में प्रिया को भी अपने लिए प्रेम के कुछ भाव महसूस हुए थे, इसीलिए वो भी एक मीठे एहसास से भरने लगी थी। अगले दिन से मानो सब कुछ बदल ही गया था। प्रिया जब समर के केबिन में जाती थी तो समर की खामोश नजरें उससे बहुत कुछ कह जाती थी। प्रिया भी अब समर के करीब जाने के बहाने ढूंढने लगी थी। प्रेम का अंकुरण दोनों तरफ से फूटने लगा था और एक दिन प्रिया के जन्मदिन पर समर ने उसे प्रपोज कर ही दिया। समर ने उसकी हथेली थामकर कांपते हुए स्वर में कहा, प्रिया, पता नहीं कब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम भी अपनी जिंदगी को एक मौका देना पसंद करोगी? देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मेरे पास तुम्हें अपने बारे में अलग से कुछ बताने लायक नहीं है। मेरे बारे में तो ऑफिस में तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा। मेरी पत्नी जब से मुझे छोड़कर गई है, मैंने अपने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लिया था, लेकिन अब जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। बोलो ना, क्या हम मिलकर अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर सकते हैं? प्रिया थोड़ी देर तक खामोश रही। आज उसके दिल की धड़कनें उसके वश में नहीं थीं। उसने कांपते होठों से कहा, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना कहकर उसने अपनी पलकें झुका ली तो समर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि आज से तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग भरने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर समर ने अपनी बाहें फैला दी तो प्रिया भी उसके सीने में सिर छुपाकर कुछ यूं सिमट गई, मानो अब वो इन मजबूत बाहों के घेरे में बिल्कुल सुरक्षित है। उसी दिन समर और प्रिया ने जाकर अपने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। अब अपने बच्चों की खुशी कौन नहीं चाहता। तो दोनों के माता पिता बहुत खुश हुए और जल्दी ही उन दोनों की एक मंदिर में शादी करवा दी गई। अब दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का बहुत ध्यान रखने लगे थे और अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखर गई थी। 2 साल के बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब वो अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी से जी रही थी। कभी कभी वो सोचती है कि यदि उसने समझौता करने के नाम पर पंकज के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया होता तो उसकी जिंदगी में इतनी ढेर सारी खुशियां कभी नहीं आई होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।